ध्यान रख जाएगा यार। गुड आफ्टरनून एवरीवन और हैप्पी महाशिवरात्रि। बेसिकली बना दूं, ये जो क्लास है आपके कमेंट बॉक्स में मैंने देखा था, उस अकॉर्डिंग हमने उसी चैप्टर का कोशिश की है कि उसको अपलोड पहले कर दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले अपन चलते हैं अपना जो चैप्टर नंबर 6 है उस पे। जैसा कि आपने कहा, मैं उसी तरह से इस क्लास को लेके आया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, मेरी क्लास का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि थोड़े कम टाइम में फटाफट कॉन्सेप्टों को समझते हुए और अपन जो बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पैटर्न को पकड़ पाएँ। बस आप इसको यथावत शाश्वत भी ना माने, अपने हिसाब से भी आप तैयारी करते रहें। मोस्टली इसके अंदर आपको सिर्फ एग्ज़ाम का आइडिया देने के लिए ही आपको ये क्लासेस रखी गई हैं। बाकी का देख लीजिए, मैं आपको बता दूं ज़रा कि यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 6 है, उसके अंदर आपको देखो क्या तालमेल रहने वाला है। मोस्टली इसके अंदर से आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसका पैटर्न देखो, मैं आपको अभी लिख ही देता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कितने आ सकते हैं इसमें से, अदरवाइज इसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इसके अंदर जो कुल मिलाकर के आपका जो पूरा चैप्टर है, आपका पूरा चैप्टर, ये आपके टोटल जो मार्क्स हैं वो रहने वाला है, छठा चैप्टर 6 नंबर का रहने वाला है। पहली बात तो ये जो नंबर 6 नंबर का चैप्टर रहने वाला है, छठा चैप्टर, यानी इसके अंदर से टोटल 6 नंबर के रहने वाले हैं। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर देखो कितने क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। जो ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे मार्क्स कि कितने नंबर का वो आने वाला है। तो मैं बता दूं, सबसे पहले इसके अंदर जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है वो आपको एक क्वेश्चन देने वाला है, पूरा पूरा एक क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का आएगा। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ज्ञान जो कौशल होता है उसके अंदर से देने वाला है, और इससे आपको ज़्यादा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आ रहा है एक आ रहा है इसमें अति लघुरात्मक, एक आपका कैसा आ रहा है इसके अंदर, अति लघुरात्मक आ रहा है। तो देख लीजिए आप, एक अति लघुरात्मक हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, एक फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स भी एक कर देते हैं अपन, 1 नंबर का आने वाला है। साथ में शॉर्ट आंसर जो आपके अति लघुरात्मक है वो आपको मैं बता दूं कि एक ये होने वाला है। और यहाँ पे अगर इसमें ही बातें करें हम कि आपको जो लघुरात्मक क्वेश्चन है जो 2 नंबर के होते हैं, जो 2 नंबर के होते हैं, ये आपके पास लघुरात्मक टाइप का एक क्वेश्चन आने वाला है जो कि पूरा पूरा 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप की बातें करें, लॉन्ग आंसर टाइप की बातें करें तो इस तरह के आपके क्वेश्चन लॉन्ग आंसर के इसके अंदर से नहीं बनने वाले हैं। वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में कुछ नहीं बनने वाला है, 2 नंबर का लास्ट इसके अंदर एक बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुल मिलाकर के हम बोले कि इसमें ऐसे टाइप में जो क्वेश्चन होते हैं, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो भी 0 रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर का एक आ गया, ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाएंगे शॉर्ट जो कि 1 नंबर के होंगे। तो ये भी देख लीजिए आप। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के ये एक, ये 2 और ये 2, तो कुल मिलाकर के आपको 2 दूनी 4 दूनी 6, टोटल आपके 6 नंबर का रहने वाला है। और प्रश्नों की संख्या है वो आपके नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस, ये टोटल जो क्वेश्चन है वो आपके 5 नंबर के रहने वाले हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आएंगे और 6 नंबर का ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब देख लीजिए ज़रा, जैसे कि इन्होंने ये बताया था, मैं आपको क्लासिफिकेशन कर चुका हूँ, इस तरह से ये आने वाले हैं आपके पास। और फिलहाल अपन चलेंगे अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर समझने के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को। तो देखिए, सबसे पहले इसको समझ चुके हो तो अपन बात करेंगे अपने बेसिक्स पे, और इसको
अपन समझने की कोशिश करेंगे बेसिक से। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज पे देखो डायरेक्ट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझने का काम करें। मैं बता दूं टोटल आपका 6 नंबर का छठा आपका चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग, पहली लाइन समझने की कोशिश करना। अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, शॉर्ट में इसको एओडी बोलते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, थिंकिंग समझो आप इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, आपका पूरा बता दूं। सबसे पहला जो 6.1 एक्सरसाइज है इसकी, उसके अंदर आप पढ़ोगे राशियों में परिवर्तन की दर और उस पे आधारित क्वेश्चंस, यानी यहाँ पे रेट ऑफ चेंज के बारे में हम पढ़ेंगे और उस पे आधारित क्वेश्चंस पढ़ेंगे। और 6.2 के अंदर आप जानोगे वर्धमान और ह्रासमान जो फलन होते हैं और उनका अंतराल कैसे निकाला जाता है इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन जाता है। और फिर नंबर थर्ड 6.3 जो है, इसमें आप फलन के अधिकतम, मैक्सिमा और न्यूनतम, मिनिमा को जानोगे। तो यहाँ पे कुल मिलाकर इनको हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। 3 तरह की एक्सरसाइज के पॉइंट इसके अंदर बनाई गई हैं और थिंकिंग अबाउट के अंदर आप यही समझ पा रहे हो कि इसके अंदर कौन सी चीज़ कैसे आपको निकालनी पड़ेगी। देखिए बिना टाइम इसमें खराब किए अपन सीधा कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। सबसे पहला जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राशियों में परिवर्तन की दर यानी रेट चेंज इन क्वांटिटीज़, इसके बारे में। कॉन्सेप्ट में सीधा क्या करना है, अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट में अगर मैं सीधी बात करूँ कि क्या मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है, तो मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉन्सेप्ट अलग चीज़ होती है। एक तो व्यवहारिक ज्ञान होता है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एक हमारे पास होता है कि हम किस तरह से उसकी डेफिनेशन को करेंगे। तो मैं यहाँ पे व्यवहारिक ज्ञान यानी क्वेश्चन टाइप की जो चीज़ है नॉलेज, उसको बताने की कोशिश करूंगा। आप सीधा समझो, राशियों में परिवर्तन की दर मतलब 2 राशियां होंगी, एक स्वतंत्र और एक परतंत्र। छोड़ो जाने दो, 2 राशियां होंगी y और x। अमूमन तौर पे सबने क्या देखा हुआ होता है, dy dx फंडा आपको याद रख लेना है। इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष y में क्या हो रहा है, परिवर्तन। d4 मतलब क्या इसमें डाइवर्सन हो रहा है, क्या ये चीज़ परिवर्तित हो रही है, क्या इसमें डेरिव हो रहा है। तो डिराइव अपन ने देख लिया, इसके अंदर y जो नीचे होता है उसके सापेक्ष जो ऊपर वाली होती है उसमें परिवर्तन होता है। देखो यदि एक राशि y एक दूसरी राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है। मान लो कोई फलन है y बराबर fx, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, कोई फलन है y बराबर fx। अब ये पूरा फंक्शन किस में, x में है, तो हमने बोल दिया कि y में परिवर्तन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो dy dx जिसको हम y1 भी बोल सकते हैं, y ऐसे भी बोल सकते हैं, y है ना, ये 1 भी हो सकता है। और साथ में हम इसको चाहें तो f डैश x भी बोल सकते हैं। ये एक बार अवकलन को सूचक करती है। मोस्टली अपन इसको x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर बोलते हैं। इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाह रहा, राशियों में परिवर्तन की दर, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इस तरह से आप इसको याद रखोगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी है y बराबर fx अगर कोई है तो dy dx परिवर्तन की दर को इंडिकेट करती है। कई बार क्या होता है, वो x बराबर x0 टाइप के बिंदु पर इसमें परिवर्तन को पूछ लेते हो, तो आपको परिवर्तन की दर में क्या करना है, सबसे पहले आप इजी गोइंग dy dx निकालोगे। फिर जो x बराबर x0 पॉइंट कह रहा है, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आता है उसमें x के स्थान पर x0 रख देना, तो आप उस पर उसका परिवर्तन ज्ञात कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है सिंपल सा, y बराबर 2x² + 3 फाइंड dy dx x बराबर 2 पे। तो देखो सिंपल बोला है ना, ये आपका x0 टाइप का पॉइंट हो गया। सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका अवकलन करना सीखिए। अवकलन आपके टॉप होने चाहिए इसको करने के लिए। देखो तो 2x² का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा। अब dy dx का x = 2 पॉइंट पे निकालना है, तो 4 × 2 कर लीजिए, आपको 8 उत्तर आ जाएगा। जो भी इसकी यूनिट होती है वो आप इसको लगा सकते हैं। तो 6.1 मैं आपको लगभग सिखा चुका हूँ, 2 नंबर आपके मुट्ठी में आने वाले हैं। तो देखिए आप सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि यूनिट्स किस तरह से चेंज करी जाती हैं। यूनिट्स हमेशा किसके अकॉर्डिंग देखोगे आप, dy dx के अकॉर्डिंग देखोगे। यूनिट किसके हिसाब से देखोगे आप, dy dx के, यानी परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है उसके हिसाब से यूनिट चलेंगी। जैसे कि अब वो बोलते आयतन में समय के सापेक्ष परिवर्तन dv/dt, तो आप समझ जाइए आयतन की जो यूनिट रहने वाली है, जैसे कि मान लो सेंटीमीटर क्यूब, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो इस तरह से यूनिट हमेशा dy dx के अकॉर्डिंग सोची जाती है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखी है। अब देखिए खासा इसके अंदर क्या रहने वाला है, 2 राशियाँ अगर दे दें, जैसे कि x भी है और y भी, और दोनों ही t के सापेक्ष परिवर्तित हो रही है, तो ऐसे में आपने प्राचालों से जो अवकलन है वो आपने पढ़े होंगे 5वीं प्रश्नावली के अंदर, उसी का यूज करूंगा मैं इसके अंदर भी। तो x भी किसका फंक्शन है, t का, और y भी किसका फंक्शन है, सॉरी y किसका फंक्शन है, gt का। तो चैन रूल वाला जो सीन पढ़ा था वही काम करेंगे। अगर मुझे इसके अंदर dy dx निकालनी है तो मुझे कुछ नहीं करना, सबसे पहले मैं y में t के सापेक्ष परिवर्तन में x में t के सापेक्ष परिवर्तन का भाग लगा दूंगा। तो रिजल्टेंट जो मुझे मिलने वाला है वो वापस मुझे क्या मिल जाएगा, dy dx मिल जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए 6.1 का अपन काम कर चुके हैं, पर अभी हम जो करने वाले हैं कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो 6.1 आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। मैं क्वेश्चनों के अंदर इसे और भी अच्छा समझा दूंगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
देखिए अब इसी के सेकंड पेज पे चलते हैं कि यहाँ पे हम जब कुछ चीज़ें देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आयतन और क्षेत्रफल के जो पुरानी क्लासों में आपने सूत्र पढ़े हैं वो बड़े काम में आने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे सिंपल सी एक बात कि अगर जब भी वॉल्यूम वर्ड का यूज़ होता है तो वॉल्यूम आप जानते हो इसकी यूनिट क्या आती है, यूनिट क्यूब यूनिट आती है। इसकी क्या आती है, क्यूब यूनिट आती है, यानी जो भी यूनिट होती है उसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ता है, क्यूब लगाना पड़ता है। और दूसरी आती है अपनी एरिया वाली, तो एरिया के अंदर मैं बता दूं एरिया दो तरह का होता है। वैसे भी अगर इसके अंदर देखें तो हम स्क्वायर यूनिट आती है और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, जहाँ पे भी आपको जो भी यूनिट दी गई होती है सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर जो भी दी गई उसके ऊपर आपको स्क्वायर लगाना होता है। तो मोस्टली आपको यही बात रखनी होती है। अब बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या लिखे गए हैं उसको देखो। टी टाइम की यूनिट होती है। यदि वॉल्यूम आयतन v में है और टी के सापेक्ष परिवर्तन है तो इसको बोलते हैं हम dv अपॉन dt। यदि क्षेत्रफल एरिया a में है और टी के सापेक्ष परिवर्तन है तो उसे d अपॉन dt बोलते हैं। पहले ये देखना था सापेक्ष वर्ड हमेशा नीचे होता है। कुछ फॉर्मूले हैं जिसके अंदर मैं बता दूं कि मैं आपको डायग्राम बना करके इतना बड़ा नहीं करा सकता, वीडियो शॉर्ट रखनी है तो कुछ फॉर्मूले हैं। देखो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो काम में आने वाला है 2 LBBH ये आपने पहले से पढ़े हुए हैं। घनाभ का आयतन LBH होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकलवाने की बात कर दे, सॉरी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात कर दे तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर ये हो जाएगा। घन का आयतन a क्यूब भुजा क्यूब होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CA से LA से CA से आप जानते होंगे। आधार प्रश्नों को हटा दे, बेस वाली जो फेस है उसको हटा दे तो बची हुई चीज़ अपनी पास क्या कहलाती है, वक्र पृष्ठीय कहलाती है, जिसको LSA CA बोलते हैं। मैं उसको LSA CA बोल सकता हूँ। 2 पाई RH होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH प्लस R आता है। हल्का सा मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, देख सकते हो। और ये आप ये जो भी आपको शॉर्ट दिख रहा है ये स्क्रीनशॉट, ये एक तरह से क्या है कि जो बोर्ड पे जो आपने स्टडी कराया था उसी चीज़ की एक PDF है। तो ये ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बच्चों को पहले भी करा चुका हूँ, हल्के से रिविजन के लिए शॉर्ट को लगाया गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। बेलन के अंदर मैं बता दूं बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर रहने वाला है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए जरा, हम अगली चीज़ बात करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले बेलन का आयतन मतलब v पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु क्या होता है, शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है। मैंने आपको बताया ना शंकु का मतलब होता है कौन मतलब आइसक्रीम एक हिस्से को खा पाओगे आप, यानी आधी पाई आर को खा पाओगे तो पाई आर एल लगा देते हैं इसमें। एल स्क्वायर निकालने का तरीका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी खासा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कई जगह ये काम में आएगा। एल इसकी तरह ऊंचाई कहलाती है जो कि इस तरह से होती है। बाकी का देख लीजिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टी ऐसे पाई आर एल प्लस आर होता है, इसको आप याद रखोगे। उसके बाद देखिए इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। अब इसे आगे चलते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले में सिर्फ वक्र पृष्ठ होता है क्योंकि गोले के बाहरी सतह को आप छू पाते हो, इसलिए इसको कई बार कैसे बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं, जो कि आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले का जो आयतन है वो हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है उसको बोलते हैं, आधा कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ भी होता है क्योंकि इसके अंदर आप देखो तरबूज लाओ, तरबूज को काटो, आप देखोगे ऊपर एक रेड सर्कल दिखेगा तो 1 पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाता है इसके अंदर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अर्धगोले का आयतन क्या हो जाता है 2/3 पाई आर क्यूब, यानी जो भी ये पूरे गोले का आयतन होता है उसका आधा कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की परिधि को 2 पाई आर बोलते हैं। डायमीटर d बराबर 2r होता है ना। और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है। आयत का क्षेत्रफल इंटू बी होता है और आयत का जो परिमाप होता है वो 2l प्लस बी होता है। तो इस तरह से देखो सारे फॉर्मूले जो आपके काम में आने वाले हैं 6.1 के अंदर, और 6.1 पे यहाँ पे जो सूत्रों के हिसाब से है वो भी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। चलते हैं स्लाइड नंबर 3 पे। यहाँ पे मैंने कुछ सवाल करा दिए थे बेसिकली एक्सरसाइज के, और ये थोड़ा सा आप इनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, बाकी अदरवाइज मुझे लगता है मेरे ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि अभी मैं करना चाह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें। तो ये जो 6.1 के जो सवाल हैं, ये सादा सवाल, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये एग्जाम में भी आ चुका है, ध्यान रख लेना, पर इस पे अपन आगे बातें कर लेंगे। अब देख लीजिए हम चलते हैं 6.2 की रेस में, जिसके अंदर हमें सबसे पहले तो क्या जाना है, 6.2 के अंदर हमें जाना है कहाँ पे, वर्तमान फलनों को समझने के लिए। वर्तमान फलन, देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी फलन जो ऐसा, देखो मान क्या होता है मैं बताऊं, y बराबर एफ एक्स कोई सवाल होता है, x का मान इसमें आप लिखते हो तो उत्तर निकल के आता है, उत्तर को ही हम क्या बोलते हैं, मान बोलते हैं ना। तो वर्धमान फलन, देखो ये क्या करता है, x इसका डोमेन होता है, y इसकी रेंज होती है। आप भी जानते हो x जो अंदर डाला जा रहा है वैल्यू वो डोमेन होता है, बाहर जो आ रहा है निकल के वो होती है रेंज। तो वर्धमान फलन को आप बोल सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है मैं बता दूं, माना कि वास्तविक मान फलन f के प्रांत में i एक अंतराल है, वास्तविक मान फलन है। वास्तविक मान फलन किसको कहेंगे कि वास्तविक वैल्यू डाल रहे हो और वास्तविक वैल्यू निकाल रहे हो, रेंज और डोमेन दोनों वास्तविक होते हैं। वास्तविक मान, अच्छा सॉरी, जिसमें डोमेन के अंदर वास्तविक संख्या डालने से रेंज वाली जो मान है वो वास्तविक निकले, डोमेन में कुछ भी डाले और रेंज कैसे निकले, वास्तविक निकले, उसको कहते हैं वास्तविक मान फलन।
अब देखिए आप तो इसको ऐसे याद रखिए मेरी भाषा में, क्या नाम है इसका, वर्तमान। वर्तमान मतलब बढ़ता हुआ मान। बढ़ता हुआ मान कब आएगा, जब फंक्शन कैसा होगा, बढ़ता हुआ होगा। तो आप देखो इसमें एक डायग्राम मैंने बनाया है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, मान लो x बराबर 1 है, तो इस तरह से ये बढ़ता हुआ मान आ रहा है, यानी जैसे जैसे x का मान बढ़ता जाएगा y का भी मान ऊपर तक बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखो ये x बराबर 1 था और ये x बराबर देखो 10 है। अब 1 पे मान लो 1 आ रहा है और 10 पे आपको आगे जा रहे हो तो मान लो ये 20 आ रहा है, तो आप देख पा रहे हो कि इसका मान बढ़ रहा है। यही चीज़ बता रहे हैं कि एक अंतराल कोई ले लिया जिसके अंदर एफ आई अंतराल में क्या कर रहा है, एक्स से बड़ा मान अगर हम पुट कर रहे हैं किसमें, फंक्शन में, तो फंक्शन भी अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बड़ा मान डाल रहे हैं तो बढ़ता हुआ मान आ रहा है, इसी को हम क्या कह देते हैं, वर्धमान। कैसे याद रखोगे, बढ़ता हुआ मान डालोगे तो बढ़ता हुआ मान निकलेगा, इसको बोलते हैं वर्धमान। जैसे कि आपने 100 डाले 200 आया मान, और आपने फिर 200 डाला, 100 से 200 बढ़े तो यहाँ पे 400 आया, 500 आया, 600 आया, बढ़ता हुआ मान आएगा, तो उसको बोलेंगे वर्धमान। यानी फंक्शन ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्रोग्रेस करता हुआ नजर आएगा। आप सिंपल ऐसे याद रखें इसे। हासमान, हासमान का मतलब क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, देखो आप तो बढ़ता हुआ मान x का डाल रहे हो, पर जो y के मान निकल के आ रहे हैं वो बढ़ते हुए नहीं आ रहे, घटते हुए आ रहे हैं। कैसे कि देखो x से बड़ा मान जब इसके अंदर आप डालोगे x2 में, तो fx1 वैल्यू बड़ी थी और fx2 है छोटा, तो यानी देखो इस तरह से आ रहा है। x का मान तो आपने बढ़ाया यहाँ तक, ये देखो 1 है, ये 10 है, पर जो यहाँ वैल्यू आ रही थी ना 1 पे, ये आ रही थी 100, और यहाँ आते आते कितनी आ गई, 10। आप समझ रहे हो ना आप। तो ऐसी स्थिति में क्या है, x का मान तो बढ़ रहा है पर y का मान घट रहा है, तो जो घटता हुआ मान देते हैं उन्हें बोलते हैं हास मान। हास मतलब घटना एक तरह से। तो इसी तरह से दे रखा है। तीसरा केस और पढ़ना पड़ता है, इसके अंदर अंतराल आई में अगर अचर हो, अंतराल आई में कैसा हो, अचर हो, मतलब मान लो x का मान ऐसा रखा है, fxc आ रहा है, आपने 10 रुपये डाले 100 कमाए, 20 डाले 100 कमाए, 30 डाले 100 कमाए, 40 डाले 100 कमाए। इसका मतलब क्या है कि कांस्टेंट वाला ग्राफ आएगा। अगर आप इसके अंदर बनाने की कोशिश करोगे जैसे तीसरे वाले को, तो आपके अंदर ऐसा कैसा ग्राफ आएगा कि 10 डालो चाहे डालो 20, इसका एक ही आता है कि कितने कमाए, 100 कमाए। तो इस तरह के ग्राफ को कांस्टेंट टाइप का ग्राफ कह देते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे पास एफ एक्स बराबर सी की आना, हम बोल सकते हैं अचर, अंतराल में अचर चल रहा है। जैसे कि देखो मैंने डायग्राम यहाँ पे भी बना रखा है, इसी को मैंने गणित की भाषा में समझाया था। y बराबर देखो एफ एक्स बराबर y बराबर 2x प्लस 1 था, x बराबर 1 x1 है, x2 बराबर 2 ये बढ़ता हुआ मान है। तो हमने जैसे रखा तो 3 आया और 3 के बाद 5 आया, तो बढ़ता हुआ रखा तो बढ़ता हुआ मिला, तो इसको बोलते हैं वर्धमान। समझ में आई बात। अब देख लीजिए वर्धमान की कैटेगरी को हम दो तरह से बांट रहे हैं। कई बार आपको वर्ड्स नाम आएंगे जो आपको कन्फ्यूज करेंगे, तो मैं सीधा सा बता देता हूँ। वर्धमान दो तरह से प्रोग्रेस होती है। एक तो होती है निरंतर रूप से बढ़ता हुआ मान आना, यानी कहने का मतलब है हर बार प्रोग्रेसिव होना, और एक होती है कि बढ़ तो रहा है मान, देखो आप यहाँ से यहाँ चला, बढ़ तो रहा है, बढ़ रहा है, पर यहाँ कुछ टाइम के लिए स्थिर हो जाता है, एक स्थिर वैल्यू देता है, फिर वो बढ़ना स्टार्ट करता है, फिर कहीं स्थिर हो जाता है, फिर वो बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसको आप लॉसिंग तो बोल नहीं सकते, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये भी वर्धमान ही है, ये फंक्शन है। देखो वर्धमान में दो तरह के होते हैं, ये भी वर्धमान ही है, रुक रुक के बढ़ना, और ये कैसा है, निरंतर बढ़ना, तो इसको बोलते हैं निरंतर वर्धमान। तो दो केस आप ये भी थोड़ा सा समझे, व्यवहार से समझोगे तो आप आराम से इसको एग्जाम में हैंडल कर पाओगे। फिर आता है हासमान। हासमान में भी दो कैटेगरी है, एक होता है रुक रुक के घटे, वो भी तो हासमान ही है, रुक रुक के घट रहा है वो हासमान है, और एक निरंतर रूप से गिरता जा रहा है वो कहता है निरंतर हासमान। तो मेरे को लगता है कि आप ये समझ पाए होंगे वर्धमान का मतलब क्या होता है, निरंतर वर्धमान क्या होता है, ओनली वर्धमान क्या होता है, हासमान क्या होता है, निरंतर हासमान क्या होता है। जो निरंतर चले, कंटिन्यूसली गिरता चले, उसको बोलते हैं निरंतर, है ना। तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये जो वाला होगा इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली कैसा, स्ट्रिक्ट है ना जब भी, तो स्ट्रिक्टली कैसा, डिक्रीजिंग। कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। चलते हैं पेज नंबर पे। वर्धमान और निरंतर वर्धमान को देखो, अगेन मैंने थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल तरीके से बताया है। दो ग्राफ आपने इस तरह से पढ़े, लगातार बढ़े निरंतर, रुक रुक के बढ़े तो वर्धमान, लगातार घटे तो निरंतर हासमान, और रुक रुक के घटे तो हासमान। अब इस केस को अपन देखो ऐसे समझते हैं, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह रहा था, जिसके आधार पे आप लोग सवाल करोगे। तो व्यवहारिक नॉलेज थोड़ी सी और देखते हैं। मैंने डेफिनेशन इसकी बता दी और बता भी दिया कि मान किस तरह से बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई फलन f है अंतराल ए बी पर, अंतराल कैसा है, क्लोज अंतराल ए बी पर सतत हो, और ए बी पर ही क्या हो, स्मॉल जो होता है इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल, उस पर क्या हो, अवकलनीय हो। तो इस क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन x बिलोंग्स टू ए बी। देखो जब क्लोज इंटरवल यूज करता है तो चीज़ें आपको कैसी लेनी है, ओपन इंटरवल के लिए एफ एक्स की स्थिति को देखना है। तो वर्धमान का मतलब बहुत अच्छे से देखो, नाम क्या है चैप्टर का, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मेथड से वर्धमान आसमान समझते हैं। होने वाला परिवर्तन अगर 0 से बड़ा है तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेस करना, इसी को क्या कहते हैं हम, वर्धमान। तो देखो होने वाला परिवर्तन यानी y बराबर एफ एक्स
y बराबर एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है तो बेटा इसमें कुछ मत करो, आप इसका एक बार अवकलन कर लो, और आप एक बार जब अवकलन करोगे तो आपके पास एफ डैश एक्स आ जाएगा, और एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, धनात्मक। 0 से बड़ा हो तो उसको क्या बोल देंगे हम, वर्धमान। तो समझ गए आप इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे निकाला जा सकता है। और यहीं इसका उल्टा कर दो, और एफ डैश एक्स होने वाला परिवर्तन अगर 0 से छोटा आ जाता है तो आप इसको क्या बोलोगे, हासमान। तो क्या हो जाएगा, ये वाला हासमान हो जाएगा आपका, देख लीजिए ये वाला हो जाएगा हासमान। और ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि होने वाला जो परिवर्तन है वो कैसा आए, अचर आए, होने वाला परिवर्तन है वो कैसा आ जाए, 0 के बराबर ही आ जाए। कैसा आ जाए, 0 के बराबर, तो आप बोल देना उसको अचर है। कैसा है, अचर है। क्योंकि आप देख लीजिए, देखो मैंने यहाँ पे कुछ कोशिश भी की है इसके अंदर एक एग्जांपल लेकर के। मान लो कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब ऐसा था, तो आपने क्या कर दिया, एफ डैश एक्स निकालना स्टार्ट करा, एफ डैश एक्स निकालना स्टार्ट करा, तो एंड में इसका अवकलन करते करते आपने देखा कि यहाँ पे पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, तो ये हो जाएगा वर्धमान। अब मैं बता दूं कि इसके अंदर चीज़ें क्या होती हैं, कोई ऐसा फंक्शन फंस जाए आपके हिस्से में, मान लो कि एफ एक्स मैंने आपको दे दिया 7, और मैं कह दूँ इसका बेटा अवकलन कर, तो आप क्या लाओगे, एफ डैश एक्स 0, तो आप बोल देना ये अचर था। कैसा था, ये अचर था। तो इस तरह से इसमें चोरी पकड़ा आ जाती है आराम से, कि आपको सिंपल सा दो चीज़ें याद रखनी होती हैं 6.2 करने के लिए। वर्धमान में एक बार अवकलन करूंगा एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, हासमान में एक बार अवकलन करूंगा एफ डैश एक्स और वो लेस देन क्या होगा 0, और अचर होगा तो एफ डैश एक्स बराबर 0 क्या आ जाएगा। तो मतलब 3 लाइनों में ये पूरा पॉइंट खत्म हो जाता है, अगर बेसिकली अगर सवाल करने के लिहाज से देखें। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट और एक और डेरिवेशन बताना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर देखो हमने कुछ चीज़ें और कलेक्ट की हैं, और यहाँ हम समझेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को। तो देखो ये आपका 6.3 का केस रहने वाला है। 6.3 के अंदर आपको इस तरह के सवालों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूँ कुछ एक शब्दावली हैं जिनका आपको अच्छे से यूज़ करना है। जैसे कि देखो मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट, और मिनिमा मतलब निम्निष्ठ। मैं कह दूं मैक्सिमा एक तरह से माउंटेन या पहाड़, और मिनिमा मतलब ट्रेंच। तो मैंने देखो एक फंक्शंस का देखो कुछ बिंदुओं पे फंक्शन के मान भी निकाले हैं, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 और C8, 8 बिंदु रख लिए हैं। इनको इन पे मैंने जो इनके फंक्शन के मान है, ग्राफ का जो मान है हाईएस्ट वैल्यू, जैसे देखिए C पे देखेंगे टॉप वाली FC1, C2 पे देखेंगे तो FC2 हो जाएगी, इसे C3 पे भी, C4 पे भी हो जाएगी, C5 पे और C6 पे भी हो जाएगी। तो इनके टॉप बॉटम पॉइंट आराम से, मतलब फंक्शन की वैल्यू मैंने कुछ एक पॉइंट की लिख दी। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ माउंटेन का मतलब क्या होता है। जो देखो ये लहरा टाइप के जो ग्राफ बनाए उसमें जो ये टॉपेस्ट है पहाड़ की तरह दिख रहा है, वो तो माउंटेन है। तो देखो आप ये C1 वाली माउंटेन है, C3 माउंटेन है, C4 माउंटेन है, सॉरी C4 ट्रेंच है, और देखो C5 माउंटेन है, और मैं कह दूँ कि C7 भी माउंटेन है। बाकी केस में गड्ढे देखूंगा तो गड्ढे कहाँ हैं, जहाँ पानी भर रहा है। देखो यहाँ पे आप कुछ पानी डालोगे तो पानी भर जाएगा, यहाँ से तो फिसलेगा, यहाँ पे भर जाएगा। तो ये गड्ढा है, C2 हो गया, जैसे कि आपका C4 हो गया, जैसे कि आपका C6 हो गया। मैंने अल्टरनेटली लिए तो C8 भी हो गया। मैं बता दूं यहाँ पे कुछ केस चलते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ठ को देखते हुए। सबसे पहले मैं आपको बिंदु बताना चाहूंगा, जो ये C1 C2 C3 X के यहाँ पे जो आप पॉइंट्स देख रहे हो ये बिंदु कहलाते हैं। इनका अगर आपसे मान निकालने की बोल दी जाए, इन बिंदुओं पे मान निकालने की बोल दी जाए, तो FC1 FC2 FC3 FC4 और FC5 FC6 FC7 FC8 ये कहलाएंगे, मान कहलाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले उच्चतम पॉइंट निकालेंगे। दो तरह की चीज़ देखेंगे, एक तो बोलेंगे उच्चतम बिंदु यानी मैक्सिमम पॉइंट, और एक बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू यानी उच्चतम मान। ऐसे ही निम्नतम बिंदु तो C का जिक्र करना, और निम्नतम मान तो फिर कैसे करेंगे, FC जो बनेगा उसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम बनाए हैं। सबसे पहले मैंने बोला है मैक्सिमा पॉइंट कौन कौन से हैं। तो मैक्सिमा पॉइंट में भी दो तरह के मैक्सिमा, भाई उच्चतम होता है तो उसमें भी दो तरह के उच्चतम चलते हैं। जैसे कि मैं देखो राजस्थान के अंदर रहता हूँ, राजस्थान में भी मैं रहता हूँ जो अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहा हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट में भी मैं राजगढ़ तहसील के अंदर रह रहा हूँ। तो बता दूँ मेरे लोकल एरिया में जो पहाड़ दिखते हैं वो मेरे स्थानीय उच्चतम होते हैं। जैसे कि स्थानीय उच्चतम, जैसे राजगढ़ के अंदर जितने भी ऊंची चोटियाँ दिखेंगी वो मेरे राजगढ़ का स्थानीय उच्चतम है। पर अगर यही बात करूँ तो अलवर का उच्चतम पॉइंट अलग रहने वाला है, यही बात करूँ तो राजस्थान का उच्चतम पॉइंट अलग रहने वाला है। राजस्थान में तो बहुत सारे पहाड़ है, राजस्थान का उच्चतम पॉइंट जैसे कि मैं बोल दूँ गुरु शिखर है, क्या है, गुरु शिखर है। इसी तरह से मैं बात करूं तो फिर भारत का भी अलग से उच्चतम जो पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत, तो वो हो जाता है अपना K2 गॉडविन। और फिर इसी तरह से बात करूं एशिया महाद्वीप का, तो हमारे पास कह सकते हैं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पॉइंट हो जाता है। तो मैं कह रहा हूं ना कि पहाड़ तो सारे ही हमारे लिए तो पहाड़ ही हैं सारे, पर पहाड़ में भी कुछ स्थानीय उच्चतम होते हैं और कुछ सबसे टॉप 1 उच्चतम होते हैं। तो टॉप 1 दुनिया में जो उच्चतम होता है उसको अपन अलग नाम देंगे, और जो लोकल उच्चतम होंगे उनको स्थानीय उच्चतम नाम देंगे। तो देखो सबसे पहले तो मैंने बोला उच्चतम बिंदु कौन कौन से। तो उच्चतम बिंदु में देखना C1 है आपका उच्चतम, C3 है आपका उच्चतम, C5 है उच्चतम, C7 है उच्चतम। तो C1 C3 C5 C7 जो हो गए वो कहलाते हैं स्थानीय उच्चतम, हर एक स्थान पे आने वाले उच्चतम
इसको बोलते हैं स्थानीय उच्चतम। समझ रहे हैं आप? राजगढ़ का पहाड़, अलवर का पहाड़, राजस्थान का पहाड़, भारत में पहाड़ ऊंचे, और सबसे ज़्यादा बोल दूँ तो मैंने जो अभी नाम लिए थे, गुरु शिखर, केटू गॉडवेन, माउंट एवरेस्ट, है ना, ठीक है, इस तरह से। एक होता है निरपेक्ष उच्चतम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट मैक्सिमा पॉइंट। तो वो यूँ कहते हैं इन सारे उच्चतमों में टॉप ब्रांड कौन ऊंचा है, सबसे ऊंचा कौन है, उसको बोलते हैं निरपेक्ष और एब्सोल्यूट उच्चतम। तो मैं बता दूं यहाँ पे कि जैसे कि अपन बातें करें सिंपल भाषा में, तो सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा हो जाता है अपने यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट हो जाता है, होता ही नहीं होता, तो माउंट एवरेस्ट हो जाता है। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि इन सारे उसमें सबसे ऊंचा जो दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, तो इसको हम बोल देंगे C5, ये है निरपेक्ष उच्चतम। तो आपको मेरे हिसाब से उच्चतम के अंदर दोनों ब्रांड समझ में आ जानी चाहिए, एक स्थानीय और एक निरपेक्ष। स्थानीय में तमाम उच्चतम आ जाते हैं, पर निरपेक्ष में वो आता है जो टॉप 1 उच्चतम होता है। तो आप समझ में आ गई मेरी बात? कभी निरपेक्ष पूछेगा तो आप बता पाओगे कौन सी चीज निकालनी है हमको? हमारे पास बहुत सारे आंसर निकलेंगे, बिंदुओं पे अलग अलग मान निकलेंगे, पर सबसे ऊंचा जो होगा, सबसे ऊंचा जो होगा, सबसे ऊंचा जो होगा, सबसे ऊंचा जो होगा वो निरपेक्ष होगा, बाकी सारे क्या होंगे, ओनली उच्चतम होंगे। इसी तरह से निम्नतम को समझ सकते हैं, स्थानीय निम्नतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो स्थानीय निम्नतम में देखो C2 गड्ढा, C4 गड्ढा, C6 गड्ढा और C8 गड्ढा, सारे चारों गड्ढे हैं, पर सबसे नीचा कौन सा है, C4 है, तो उसको C4 को बोलेंगे सबसे ज़्यादा गहरा, यानी मैरियाना ट्रेंच, है ना। एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा गहरा कौन सा है, प्रशांत महासागर का जो हिस्सा है वो मैरियाना ट्रेंच, तो लगभग ये मैरियाना ट्रेंच वही है सबसे गहरा गड्ढा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप इस स्थानीय उच्चतम और इन सबको जान चुके होंगे। अब मैं आपको बात करते हैं इसके अंदर मान कैसे निकालते हैं। तो मैंने उच्चतम मान को निकालने की जरूर कोशिश की, तो सुन लेना। लोकल मैक्सिमा वैल्यू कैसे कैसे निकलेगी, जो जो लोकल पॉइंट है उन पे FC1 y का मान, C3 बिंदु पे y का मान, ऐसे ही C5 पे y का मान, और ऐसे ही C7 पे y का मान। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये मान निकल के आएंगे इन बिंदुओं पे, फंक्शन के अंदर रख के ही निकलेंगे मान, ध्यान रख लेना किस पे रख के निकलेंगे। कोई भी बिंदु है, आप जब देख लेते हो कि ये मिनिमम है, मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो आप उसके बाद उस बिंदु पर फलन का मान निकालना, वही फंक्शन का जो वैल्यू होगा वही उसका उच्चतम मान कहलाएगा। इसी तरह से एब्सोल्यूट कौन से पे था, यहाँ पे देखो C5 पे था, तो FC5 है ना, y बराबर FC5 जो मान होगा, y बराबर कौन सा मान, FC5 जो मान होगा वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा स्थानीय उच्चतम मान। इसी तरह से आप निम्नतम का भी निकाल सकते हो, पर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर मैक्सिमा और मिनिमा है, इनको सॉल्व करने के दो मेथड है। एक है एक बार अवकलन की विधि, दूसरी है दो बार अवकलन की विधि। तो एक बार और दो बार की अवकलन की विधि में सबसे ज़्यादा जो यूजेबल है, सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, आसानी से बच्चों को ठीक लगती है कि अवकलन सीख गए तो हम आसानी से कर सकते हैं, वो है आपके दो बार अवकलन की विधि। तो मैं बता दूं इसमें मैंने दो बार अवकलन की विधि लिखी हुई है, एक बार के अवकलन की विधि भी बिल्कुल आसान ही है, उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो दो बार अवकलन है तो कोई फंक्शन होता है तो उसका पहले एक बार अवकलन करेंगे। अब मैं बता दूं एक पॉइंट आता है जिसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट को बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। हिंदी में समझने की कोशिश करना, क्रिटिकलनेस है ना, हिंदी में समझने की कोशिश करना। क्रांति, वो बिंदु जहाँ से क्रांति आई है, वो बिंदु जहाँ से ये बढ़ा है, वो बिंदु जहाँ से ये घटा है, घटने और बढ़ने से पहले की जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, यानी अचर वाला सीन। यानी कैसे कर सकते हैं, एक बार अवकलन करना, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एक बार अवकलन करना, अवकलन करने के बाद उसको बराबर जीरो करना, जीरो करने पर एक्स के जो मान निकल के आएंगे, जैसे कि मान लो 3 मान निकल के आ गए, हाईएस्ट लिया मैंने तो 3 मान, कोई भी हाईएस्ट निकल के आ गए, एक भी निकल सकता है, दो भी निकल सकते हैं मान एक्स के, 3 भी निकल सकते हैं, उसके डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये तीनों मान इसके क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट, जिसको मैंने C1 C2 C3 से इंडिकेट कर दिया है। अब देखिए जरा, दो बार अवकलन विधि क्या कहती है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक बार उसका अवकलन करो, फिर उसके क्रांतिक बिंदु निकालो एफ डैश एक्स बराबर 0 पे। मान लो कि 3 तरह के बिंदु निकल गए, इसके बाद इसका दूसरी बार अवकलन करो एफ डैश एक्स निकाल के देखोगे तो आप फिर जो ये क्रांतिक बिंदु जो C1 C2 C3 निकाले हैं ना, इसको उठा करके किसके अंदर रखना, एफ डैश एक्स के अंदर रखना। अब एफ डैश एक्स के अंदर आपने C1 C2 C3 रख दिए, तो हो सकता है एफ डबल डैश वाले में C1 रखने से आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एफ डबल डैश C2 रखूँगा तो मान लो नेगेटिव मिलेगी, मान रहा हूँ मैं ये, और एफ डबल डैश में C3 रखेंगे तो अपन को कैसी मिलेगी, 0 के बराबर मिलेगी। तो 0 के बराबर मिले तो उसको बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। कौन सा है, इन्फ्लेक्शन, मतलब कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं इसमें। और अगर आपको नेगेटिव मिले तो आप उल्टा बोलना मैक्सिमा है, माइनस मिले तो एफ डबल डैश का मान तो क्या बोलना, उल्टा मैक्सिमा है, माइनस मिले तो मैक्सिमा है। और आपको प्लस मिल जाए एफ डबल डैश का मान तो आप बोल देना प्लस मिल जाए तो क्या होगा, मिनिमा। माइनस मिले तो मैक्सिमा, प्लस मिले तो, आप याद रखना, माइनस मिले तो क्या करना, मैक्स, और प्लस मिले तो क्या करना, मिन।
और 0 मिले तो क्या बोलना, नति परिवर्तन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोलना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आपको मोस्टली ये याद रखना है, आपका काम फतह हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक्स था, जितना मुझे लग रहा था कि आपको रिक्वायर्ड है मैंने कोशिश की है। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड भी यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको मैं बता देता हूँ, वैसे ही थोड़ा सा अजीब और दिख रहा होगा। देखो y बराबर एफ एक्स कोई है, एक बार अवकलन करना पड़ेगा, क्रांतिक बिंदु आपको निकालने पड़ेंगे। माना कि C1 C2 C3 क्रांतिक बिंदु आए हैं, फिर आपको नंबर लाइन का सहारा लेना है। नंबर लाइन का आप सहारा लोगे तो माइनस अनंत से अनंत की एक लाइन बनाओगे। फिर C1 है, फिर C1 है तो आपको क्या करना होता है इसके अंदर मैं बता दूं, C1 C2 C3 सारे नंबर लाइन पे लगाने होते हैं। फिर आप C1 में इंटरवल जो बनते हैं ना, देखो मैंने यहाँ पे बताया है, जैसे कि इंटरवल बना है माइनस अनंत से प्लस अनंत, तो आप देख लीजिए अगर C1 पे इस इंटरवल के बीच की वैल्यू रखता हूँ और नेगेटिव वैल्यू एफ डैश एक्स का साइन एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे, अगर एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस हो रहा है। फिर दूसरा केस देखो, माना कि उसी क्रांतिक किसी भी क्रांतिक बिंदु पर इस वाले अंतराल में प्लस, उधर वाले में माइनस है। तो आपको दो केस याद रखना है इसके अंदर। अगर माइनस से कहाँ हो रहा हो प्लस, लास्ट स्टेज देखो आप, तो क्या हो गया प्लस, प्लस पे क्या बोलते थे ऊपर भी बोलते थे मिनिमा, और प्लस से यहाँ देखो कि इसके बीच में प्लस से और क्या हो जाए यहाँ पे माइनस, तो लास्ट वाले केस को देखा करो, माइनस वाले पे क्या बोल देते हैं हम, मैक्सिमा। तो इस तरह से आप आसानी से पकड़ सकते हैं। बाकी का मैं क्वेश्चन के अंदर समझाने वाला हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने आपको अंक का भार भी बता दिया है। आपके शॉर्ट आंसर टाइप एक नंबर के आएंगे, वो 2 सवाल आने वाले हैं। तो ज़्यादातर इसके अंदर क्रेजी वे जो ज़्यादातर छोटे सवालों को लेकर के, तो ज़्यादा लेंथी वाले सवालों से आप बचें। कोशिश करें कि आप उनको अपने पाठ्यक्रम में कम से कम टाइम दें, क्योंकि आप मोस्टली उस क्वेश्चन को पकड़ो जो शॉर्ट एंड स्वीट है और जल्दी आ रहे हैं उनके आंसर। तो यहाँ पे देखो इसका रेशो तो यही कहता है, बाकी कुछ बदलाव कर दे नया दे दे तो बात अलग है। तो यहाँ पे अच्छा खासा मेहनत इसके बारे में होने वाली है। और मैथ के अंदर आप जानते हो, मैथ के अंदर कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग नहीं होते, हमारे क्वेश्चन सारे एक जैसे ही होते हैं। लगे तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टाइम खा जाए तो मैं तो कहूँगा कि आप सबसे पहले डी सेक्शन से, बड़े मोटे सेक्शनों से शुरुआत करें। आ जाइए, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इसको डिराइव भी किया गया और उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में यहाँ पे मैंने आपको चीज़ें भी बताई है। कुछ गुणधर्म है, मुझे लगा कि थोड़े से लिख लेने चाहिए। उच्चिष्ट और निम्निष्ट एकांतर क्रम में आते हैं, हमेशा याद रखना कैसे क्रम में आते हैं, एकांतर क्रम में। मैंने ग्राफ में बनाया तो है। फिर देख लीजिए, दो समान एफ एक्स के दो समान मानों के बीच कम से कम एक उच्चिष्ट और निम्निष्ट तो होता है। एफ एक्स अगर दो जगह वैल्यू सेम दे रहा है तो उनके बीच में उच्चिष्ट निम्निष्ट बराबर होते हैं। एफ डैश एक्स का चिन्ह दोनों तरफ देखो, बिंदु कोई भी बिंदु आए क्रांतिक बिंदु, उनके दोनों तरफ एफ डैश एक्स का मान समान रहे, +2 प्लस रहे या फिर कह दूं मैं -2 माइनस रहे, तो ऐसी स्थिति पे न तो फलन उच्चिष्ट कहोगे ना ही इसमें निम्निष्ट कहोगे। एफ डैश एक्स का चिन्ह धन से ऋण हो, देखो इसने बोला है ना वही, पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो एक्स उच्चिष्ट बिंदु होगा, जबकि क्या हो नेगेटिव से कौन सा हो, पॉजिटिव हो। तो आपको क्या कर देना है इसके अंदर, पॉजिटिव होने पर निम्निष्ट रहेगा। कैसा रहेगा, निम्निष्ट रहेगा। इसी के साथ देखो अपन ने इसके अंदर मेथड्स के वैल्यू भी ली है, वापस मैंने लिखा है यहाँ पे देख लीजिए, एफ एक्स का साइन -2 पॉजिटिव जब होता है तो मिनिमा का रहता है, और ऐसे ही हमने यहाँ पे भी लिखा है अगर यहाँ पे +2 नेगेटिव होता है तो किसका रहता है, मैक्सिमा का। द्वितीय अवकलज विधि को और अच्छे से लिखा गया है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड को देख लीजिए आप, सबसे पहले कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स आपको देता है तो आपका एक बार अवकलन करना जरूरी है, फिर उसको 0 के बराबर, वहां से क्रिटिकल पॉइंट, माना कि 3 पॉइंट निकल गए, उन तीनों पॉइंटों को बराबर से एफ डबल डैश निकाल लेना। एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हो तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट रख रख के देखना। मान लो कोई पॉजिटिव आ जाता है तो लोकल मिनिमा बोलना, नेगेटिव आता है तो लोकल मैक्सिमा बोलना, 0 आता है तो नति परिवर्तन बिंदु, जिसको इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। कुछ सवाल आपके ऐसे थे 6.3 के अंदर जो कि एग्जाम में तो बहुत कम अटेंड हुए हैं, पर मैं बता दूं उसमें ये पूछा गया है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या है। उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ, क्या करना है सुनना। इसमें क्या है, एक इंटरवल देते हैं, या तो ऐसा देंगे या फिर ऐसा देंगे। अगर इंटरवल देते हैं तो आपके पास 2 पॉइंट तो यही हो जाते हैं, है ना, 2 पॉइंट तो आपको यही निकालना है। यानी जब वैल्यू निकालने बैठते हो तो इन 2 पॉइंट को तो लेना ही और इनके बीच के पॉइंट को लेना है। बीच के पॉइंट वो लेना जो 0 हो रहा है। सबसे पहले y बराबर एफ एक्स आपको कोई सवाल देगा, उसका आपको एक बार अवकलन करना है, उसको 0 करना है, फिर इसके क्या करने, C1 C2 C3 पॉइंट निकालने हैं। तो देखो मैंने लिखा भी है कि C1 पॉइंट तो वो है जो एफ डैश एक्स को 0 करने से मिलता है। C1 पॉइंट तो वो रखेंगे जो एफ डैश एक्स को 0 करने से जो मिलता है वो C1 पॉइंट रखना है ना। फिर C2 क्या होता है, इंटरवल का पॉइंट होता है, जिसको भी मैं बोल दूं A है। और C3 क्या हो जाता है, अपना इंटरवल का
पॉइंट हो जाता है जिसको बोल देता हूँ बी है, कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। अगर C1 पर वही प्लस आए तो मैक्सिमम, सॉरी है ना, इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐसे याद रखना, माइनस आ रहा है तो वो सबसे मिनिमा का होगा। देखो निरपेक्ष है ना, निम्नतम, तो अगर किसी बिंदु पर इसकी सबसे कम मान आता है, ये देखो सीधे फंक्शन में रखने हैं। पहली बात तो इन पॉइंट्स को कहाँ रखने हैं, फंक्शन में, डैश में नहीं रखने हैं, फंक्शन में एफ एक्स के अंदर रखने हैं ये पॉइंट्स। अगर C1 रखा, अगर प्लस में आती है वैल्यू तो मैक्सिमा होगा। मान लो सी, और इसमें ना वैल्यू को देख लेना, मान लो जैसे कि यहाँ पे आ गई 20, यहाँ पे आई इसकी वैल्यू 5, तो बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलना। मान लो प्लस ये भी था, प्लस में ही आ रहा था, तो ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ये कम वाला हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, जो इसमें बोल रहा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे C3 रख रहे हो, माइनस का 10 आ रहा है, तो इस तरह की चीज़ आ रही है तो आप इसको मिनिमा भी बोल सकते हो। ये कुछ सवालों को आप देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब अपन चलते हैं इसके जो ये क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। तो सबसे पहले देखो, अपन ये रिपीटेड क्वेश्चंस का सिलसिला यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और पानी में लेना। अरे मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट वाली है जो 35 मिनट की हुई है, तो मुझे लगता है इसको अपलोड करने में फ़ायदा है यार अब, है ना।